हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर के गणित की प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। इससे पहले मैंने अभ्यास के ऊपर एक वीडियो बना दी है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लीजिए। और दोस्तों, अगर आपने चैप्टर वाइज चैप्टर क्लासेस नहीं ली हैं 4th सेमेस्टर के मैथ्स की, तो प्लीज़ पहले जाके क्लासेस लीजिए। मज़ा आएगा आपको क्लासेस करने में, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, देखिए, आपसे एक ये बात कहनी है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, बीच में ड्रॉप मत किया करें, वीडियो को छोड़ा मत करें बीच में, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा इससे। और दोस्तों, अपने साथियों के साथ इसको शेयर किया करें। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। चलिए देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा बोर्ड पर। ठीक है, हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम कुछ क्वेश्चंस को आज करने वाले हैं। कुछ मैंने पिछली वीडियो में आपको करा दिए थे। ऐसे धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करते रहेंगे हम और पूरा तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 होने की संभावना ज्ञात कीजिए। और मैंने संभावना को यहाँ पहले ही लिख दिया है प्रायिकता। संभावना मतलब प्रायिकता, ठीक है, पॉसिबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का जो मेन जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए, क्या लिखना पड़ेगा क्या? चलो लिख देता हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है प्रायिकता के चैप्टर की तो आप जाके देख लीजिए, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा। मुझे पता है कि बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते कि प्रायिकता के क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे। तो यहां पर हम देखेंगे, देखिए यहां पर देखेंगे जो हमारा जो इवेंट हो रहा है, जो हमारा इवेंट हो रहा है उसके पक्ष में कितने नंबर हैं। यानी यहां पे जो घटना का पक्ष, आप कैसे भी फॉर्मूला बना सकते हैं। घटना का पक्ष कितना आ रहा है बटे टोटल कितनी घटना है, कुल घटनाएं, कुल घटनाएं। आप कैसे भी फॉर्मूला बना सकते हैं, आपको बस समझ के रखना है। यानी कि टोटल नंबर कितना आ रहा है हमारे इवेंट के लिए और हमारा टोटल इवेंट कितना है। देखो, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। हम जब दो पासों को फेंकेंगे तो ये 4 आने की कितनी, मतलब 4 कितनी बार आ सकता है, ठीक है, ये 4 कितनी बार आ सकता है, ये होगा हमारा घटना का पक्ष। और नीचे टोटल कितने नंबर आते हैं, यानी दो पासे फेंकने पर कितने इवेंट बनेंगे, कितनी घटनाएं बनेंगी, ये सब आता है। ये सारी चीजें क्लियर करा दूंगा। और देखो, पासों को फेंकने पर, पासों को फेंकने पर 6 टू दी पावर n टोटल घटनाएं बनती हैं। टोटल इवेंट, टोटल इवेंट्स 6 टू दी पावर n। n यहां पे नंबर ऑफ डाइस है, यानी आपके n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डाइस। ये याद रखो आप, नंबर ऑफ डाइस। डाइस तो समझते होगे, पासा, ठीक है। यानी कि यहां पर आपके पासे जिस हिसाब से दिए जाए, जैसे क्या कहा गया आपसे, एक पासा फेंके जाए तो कुल 6 घटनाएं बनेंगी। आपको पता है ना, आप पासा फेंक रहे हैं तो कितनी घटनाएं बन सकती हैं, या तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा, 3, 4, 5, 6, यही तो अंक आ सकते हैं एक पासे को फेंकने पर। लेकिन दो पासे को फेंकने पर आपके पास 36 प्रकार के आंकड़े आ सकते हैं। 36 कैसे, चलिए ये भी समझा देता हूं। देखो, पहले तो यहां पे मैं बता दूं, नंबर ऑफ डाइस, यानी दो पासे आप फेंक रहे हैं, दो पासे, तो n की जगह आप अगर 2 रख दोगे तो कितना आएगा, 6 का वर्ग 36, यानी टोटल घटनाएं आपकी 36 होंगी। कितनी, 36। अब चलिए बात करते हैं सवाल को करने की। ये टोटल घटनाएं 36 कैसे होंगी, ये भी आपको मैं एक बार बता दूंगा। देखिए, आपने दो पासे फेंके, दो पासे फेंके तो आप सोचिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है आपके अंक आने की। तो पहले में भी 1 आ गया, दूसरे में भी 1 आ गया, ठीक है। फिर आपका 1 के साथ 2 आ गया, फिर 1 के साथ 3 आ गया, ठीक है। आपको ये 1 फिक्स कर लेना है, पहले पासे में 1 अंक फिक्स कर लो, उसके साथ दूसरे पासे के सारे अंक निकाल दो। जैसे हमने 1 के साथ क्या निकाल लिया, अब 1 के साथ आएगा 4, अब 1 के साथ आएगा 5, और अब 1 के साथ आएगा 6। तो भाई 1 के साथ हो गए 6, ऐसे ही 2 के साथ 6, 3 के साथ 6, 4 के साथ 6। समझ रहे हो बात को मेरी? 2 के साथ भी तो ऐसे ही आएंगे, ऐसे। तो 2 के साथ 6 हो गए, 3 के साथ 6 हो गए, 4 के साथ 6 हो गए, ऐसे ही 5 के साथ 6 नंबर आ जाएंगे हमारे, 6 के साथ 6 आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर आप क्या समझे, ऐसे देखिए 6, 6, 12, 6, 18, ऐसे करके 6 के साथ तक जो आपका लास्ट आएगा, 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, ऐसे करके ये 36 इवेंट बनेंगे। 36 टोटल 36। तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है 6 टू दी पावर n। और n क्या है, पासों की संख्या, कितने पासे हैं। तो हम टोटल इवेंट निकालने के लिए यूज करते हैं 6 टू दी पावर n। n मतलब है हमारा पासों की संख्या। चलिए हिंदी में लिख लो, पासों की संख्या।
ठीक है, बहुत ही इजी होता है प्रोबेबिलिटी, एक बार आप समझ गए। तो अगर हमने देखा यहाँ कितने पासे उछाले जा रहे हैं, 2, तो 6 की पावर 2 आ गई 36। भाई कुल घटनाएं कितनी है, 36। कुल कितनी घटनाएं हैं, 36। क्लियर हो गया, यहां से कुल घटनाएं तो 36 हो गई। अब हम निकालते हैं कि हमारे जो क्वेश्चन दिया गया है उसके पक्ष में कितनी घटनाएं हैं, जो क्वेश्चन दिया गया है उसके पक्ष में कितने इवेंट आ रहे हैं। तो देखिए भाई, सोचना है आपको, केवल यहां पर आपको केवल इतना सोचना है कि अंकों का योग 4 कैसे हो सकता है 2 पासों को फेंकने पर। अगर पहले पासे में 1 आ जाए और दूसरे पासे में 3 आ जाए, एक तो ये प्रोबेबिलिटी बन सकती है, ये संभावना है। दूसरी क्या है कि पहले पासे में 2 आ जाए, दूसरे में भी 2 आ जाए, ये वाली है। और तीसरी क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी कि पहले पासे में 3 आ जाए और दूसरे पासे में 1 आ जाए। अब आप मुझे दिमाग लगा के बताओ कि भाई क्या इससे भी ज्यादा ऐसी संभावना बन सकती है कि अंकों का योग 4 आ जाए दोनों पासों को फेंकने पर। कहा यह जा रहा है कि 2 पासे हम फेंकते हैं तो अंकों का योग 4 आने की संभावना ज्ञात करो। तो आपके कितने इवेंट बन रहे हैं, 3, लेकिन आपका आंसर 3 नहीं है, मतलब प्रायिकता 3 नहीं है। प्रायिकता हम निकालेंगे, फॉर्मूले से निकालेंगे। ये आपकी घटना के पक्ष में आपके क्वेश्चन के पक्ष में ये इवेंट बन रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन के पक्ष में। अब यहां से हम प्रोबेबिलिटी निकाल दें, अगर हम संभावना निकाल दें, संभावना प्रायिकता कुछ भी लिख सकते हैं, संभावना, ठीक है। अगर हम संभावना निकालें तो आपको क्या होगा कि क्वेश्चन के पक्ष में कितने इवेंट बने, 3, ठीक है। और उसके बाद टोटल इवेंट हमारे कितने हैं, 36। तो हमारी प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी 1/12। क्या निकल के आएगी, 1/12। भाई ये प्रोबेबिलिटी एकदम सही है। देखिए कहीं भी कुछ भी दिया जाए ऐसे ही होगा, याद रखना। मैंने देखा था क्वेश्चन, इसको देखा था तो इसमें लिखा था संभावना 12 है, ठीक है, 12 है संभावना, ऐसा नहीं है। संभावना या प्रायिकता हमेशा 1 से छोटी आती है। क्या आती है, 1 से छोटी। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन भी कुछ तरीके से सही लिख देते हैं। देखिए संभावना हमारी निकल गई 1/12। 1/12 यानी कि जो टोटल इवेंट है हम जितनी बार पासे फेंकेंगे उसमें 1/12वां हिस्सा ही होगा संभावना। तो इसको हम कह सकते हैं कि 12 बार, ठीक है, क्या कह सकते हैं, 12 बार। लेकिन आप इतना निकालेंगे, ये एकदम करेक्ट है, इससे आगे आपको करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। चलिए देखिए माय डियर फ्रेंड्स, हमारा अगला सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, 2 सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंका जाता है तो किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। ये भी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आया हुआ है। और एक बात बता दूं आपको, ये क्वेश्चन 2018 में आया था और इसके पिछला वाला भी 2018 में आया था। और पिछली वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन कराए थे वो 2018 के ही थे। आप कहेंगे सर इतने कैसे आगे, तो भाई अभी हमने किए कहा है, पिछले में 5 क्वेश्चन किए थे, 2 इसमें कर रहे हैं, ठीक है। छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोग पूरी वीडियो देख सकें, आपका ज्यादा मतलब टाइम वेस्ट ना हो वीडियो को देखने में। तो यहाँ पे क्या है कि 2 सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंका जाता है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए। मैंने इस पे भी वीडियो बनाई थी, मतलब पूरा चैप्टर पढ़ाया था, तब ये चीज भी समझाई थी कि जब आप 2 सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंकोगे तो यहाँ पे देखिए आपके कितने प्रकार के परिणाम आएंगे। इसमें पूछा गया है किस प्रकार के और कितने प्रकार के परिणाम वही होंगे, ठीक है। तो क्या हो सकता है आप सोचो, ठीक है। यानी कि पहले सिक्के में आ सकता है आपका हेड और दूसरे में भी हेड ले लो, स्टार्टिंग में हेड, ठीक है, एक आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर क्या आ सकता है, पहले में हेड दूसरे में टेल, ठीक है। फिर आपका आ सकता है दूसरे में टेल पहले में हेड, अरे पहले में टेल दूसरे में हेड, ऐसे समझो। हेड दोनों में आ गया। चित पट चित, और लास्ट में क्या बचा है, पट, यानी कि टेल। तो आपका हेड टेल करके भाई कुल मिला के देखो 4 परिणाम आ रहे हैं। तो यही पूछा गया है किस प्रकार के परिणाम आ सकते हैं। तो आपका चित पट चित और पट। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, आपने 2 सिक्के फेंके तो दोनों में चित आ सकता है भाई, आ गया। 2 सिक्के फेंके तो एक में चित एक में पट, यानी हमने मान लिया कि एक सिक्का ये हाथ वाला पहला सिक्का है, ये दूसरा, तो इसमें चित आ गया, इसमें पट आ गया। अब दोबारा फेंका तो इसमें चित आ गया, इस बार इस वाले में चित आ गया, इसमें पट आ गया, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब एक बार लास्ट फेंका हमने तो दोनों में चित आ गया, और सॉरी दोनों में पट आ गया, टेल। तो अब एक बात आप बताओ, इससे ज्यादा तो कुछ आ ही नहीं सकता। तो यही 4 परिणाम प्राप्त होंगे हमें 2 सिक्कों को फेंकने पर। अगर आप एक सिक्का फेंकते हैं तो आपके पास केवल 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यही 2 पॉसिबिलिटीज है। लेकिन आप 2 सिक्के फेंकते हो तो 4 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
चलिए देखिए दोस्तों, हमारा ये अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 3 हम ले रहे हैं और ये भी 2018 का ही है। ठीक है, अभी हम 2018 के क्वेश्चन कर रहे हैं। जब मैं अगली मतलब नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन या उससे पहले के कराऊंगा तो मैं दूसरी वीडियो में कराऊंगा, ऐसा नहीं कि एक मिक्स कर दूं सारे। तो इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि एक छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो जिसे इसमें से घटाने पर भागफल पूर्ण वर्ग आ जाए। तो सबसे पहले समझते हैं पूर्ण वर्ग होता क्या है। तो बेस संख्याएं जिनका पूरा वर्गमूल निकाल लो। जैसे मान लिया हमारे पास एक नंबर है 25, तो 25 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा निकल के, यानी एक परफेक्ट प्राकृतिक संख्या निकाल लो। एक परफेक्ट नेचुरल नंबर मिल जाए, कोई पॉइंट में नहीं, कोई फ्रैक्शन नहीं, कोई भिन्न नहीं। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, 24 का आपको वर्गमूल निकालने के लिए बोला तो आप कहेंगे ना भाई ना, इसका तो हमें वर्गमूल आता ही नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट में आएगा कुछ, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, 25 पूर्ण वर्ग है। क्या है? 25 पूर्ण वर्ग। यानी कि आपसे कहा गया है तो इसमें से कितना घटा दे कि फिर घटाने के बाद जो संख्या आए उसका पूरा वर्गमूल निकाल सके हम। लेकिन निकालना नहीं है, हम केवल ये बताना है कि कितना घटा दे इसमें से। तो इसको करने का एक मेथड है, भाग विधि से आप इसका वर्गमूल निकालिए और जो रिमाइंडर बचे वो इसमें से घटा दीजिए। याद रखना कि जब घटाने या जोड़ने पर पूछा जाए तो आप भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, और जब गुणा करने पर या भाग करने पर पूछा जाए, ऐसे पूछा जाए कि किस संख्या का गुणा करें, किस संख्या का भाग करें, तो आप गुणनखंड वाले मेथड से करेंगे। तो अभी आप इसका भाग विधि से करिए। 19, 44, 91 भाग विधि अप्लाई करते हैं इस पे हम। क्या होता था, पीछे से जोड़े बना लिए। अब इसमें ऐसी संख्या से भाग दो जिसका वर्ग 19 के पास हो, तो 4 से भाग दे दिया, 4 चौके 16। ये जोड़ा था ना, यहां पे ऐसे लिख दो। कितना बचेगा? 3। अगला जोड़ा उतारेंगे, हो गया 344। यहां आपका आ गया 4 4 8। ठीक है, अब 8 से करेंगे, एक अंक छुपा के भाग दिया जाता था। मैं पूरा करा चुका हूं भाई, आप जाके पहले वीडियो देखिए। ठीक है, तो यहां से एक अंक छुपा के भाग देंगे तो 4 बार भाग जाएगा, 8 चौके 32। तो फिर से यह 4 यहां भी लिखा जाता है और यहां भी लिखा जाता है, तो इधर गुणा करके लिखते हैं। 4 चौके 16 की 6 हासिल, 1 4 8 32 और 1 33। यहां कितना बचेगा भाई? 14 में से अगर आप 6 घटाएंगे तो 8 बचेगा। उतारेंगे अगले जोड़े को तो 891 हो गया। यहां देखिए 4 4 8 8, ये जोड़े जाते हैं इधर। अब देखिए हमें यहाँ पे फिर से एक अंक छुपाना है और 88 से भाग देना है, तो एक बार भाग जाएगा, तो हमारा आएगा 881। 1 एकन 1, 1 अट्ठे 8, 1 अट्ठे 8। ये गुणा करके इधर लिखा जाता है, इधर जोड़ के चलता है। तो यहाँ कितना बचा? 10। कितना बचा? 10। अब एक बात खुद सोचो, ये 10 नहीं बचता तो इसका वर्गमूल ये हो जाता। अगर ये 10 नहीं बचता तो यहाँ पे 0 आ जाता शेष, तो इसका वर्गमूल ये हो जाता 441। तो कहने का केवल मतलब ये है कि इसमें से हम 10 निकाल देंगे। देखो, जब हम इसमें से 10 निकाल देंगे तो हमारे पास यहाँ अंक रह जाएगा 81, और यहाँ भी आएगा 81 और यहाँ 81, तो ये 0 रह जाएगा, यानी पूर्ण वर्ग बन जाएगी, पूरा वर्गमूल निकल आएगा। अभी ये 10 बच रहा है, जिस 10 को इसमें से घटा दो तो इस संख्या में रिमाइंडर फिर कुछ नहीं बचेगा और संख्या का पूरा वर्गमूल निकल आएगा और संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। कंसेप्ट क्लियर भाई? इस 10 को इसमें से घटा दो तो अभीष्ट संख्या, आंसर हमारा है अभीष्ट संख्या। जो पूछी गई थी संख्या, इसमें से कितनी घटाई जाएगी? तो 10। कितना घटाएंगे? 10। यही आंसर है हमारा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर हो गया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए फ्रेंड, हमारा अगला क्वेश्चन भी यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन ये हम ले रहे हैं आज की वीडियो का, और यहाँ हमारा क्वेश्चन है x² - x - 6, और इसमें आपसे कहा जा रहा है कि इसके करने हैं फैक्टर, गुणनखंड। क्या करने हैं? गुणनखंड। ठीक है, इसके गुणनखंड करने हैं आपको। तो आप कैसे करेंगे गुणनखंड पे भी एक वीडियो है मेरी, आप जाके पहले देखिए। ठीक है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि अभी जाके पहले वो वीडियो देख लो, समझ लो, फिर वीडियो देख लेना आराम से, वो भी समझ लेना। चलो कैसे करते हैं, क्या बताया था आपको? पहले क्वेश्चन लिख लो एक बार, सॉल्व करते समय ऐसे क्वेश्चन लिख लिया हमने, सॉल्व। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपको इसके कोफिशिएंट, इसके गुणांक से इसमें गुणा करना है। तो यहां गुणांक हमारा कुछ भी नहीं दिख रहा है, मैं तो 1 मानते हैं। कितना मानते हैं? 1। तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो आएगा 6। क्या आएगा? 6। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर? आएगा 6। अब देखो ध्यान से, अगर यहां चिन्ह माइनस है, इस अचर पद के पहले चिन्ह माइनस है, यानी यहां देखिए, यहां कोई वेरिएबल नहीं है, ये कोई एक्स वगैरह नहीं है, ये अचर पद बोला जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो यहां अगर माइनस है तो इसके ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर बीच वाला पद आ जाए। अब बीच के पद में कोफिशिएंट कितना है, गुणांक कितना है? तो देखिए यहां मैंने आपको बताया था, जब कोई गुणांक ना दिखे तो आप 1 मान लो।
1, क्योंकि भाई x इंटू 1 x ही रहेगा तो आप 1 मान लो। तो 6 के ऐसे गुणनखंड करो जिसको घटाने पर 1 आ जाए। यहां अगर चिन्ह माइनस है तो घटाने पर, यहां अगर चिन्ह प्लस है तो जोड़ने पर। तो घटाने पर आना चाहिए कितना 1। तो आप कैसे इसको कैसे गुणनखंड में बांट सकते हैं, लो मैं बांट देता हूं। इसके गुणनखंड क्या होंगे 2 और ऐसे, तो गुणनखंड आएंगे 2 और 3। अब देखो क्या 2 और 3 को घटाने पर 1 आ रहा है, वेरी गुड 1 आ रहा है, 3 में से 2 घटा दे 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ये 1 तो ऐसे ही हमने अपनी तरफ से समझने के लिए लिखा है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है, केवल समझने के लिए आपको ये दिमाग में रखना है। माइनस इस 1 की जगह जो हमने यहाँ पे 1 लिखा था उसकी जगह क्या लिख सकते हैं 3 माइनस 2, है तो 1 ही, ये गुणनखंड लिख दिए हमने। इसके जो गुणनखंड आए थे वो यहाँ पे लिख दिए, और ये आपका बाहर है x माइनस 6। अब क्या करो एक्स स्क्वायर, इस माइनस से अंदर गुणा और इधर x से अंदर गुणा, तो आपका माइनस 3x प्लस माइनस और माइनस प्लस 2x माइनस 6। अब देखो अगर ध्यान से तो ये माइनस x ही तो है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे माइनस 3x प्लस 2x क्या आएगा माइनस का x, क्योंकि माइनस 3 ज्यादा है, 3x में से 2x घट के केवल x बचा और माइनस का बचा। तो हमने इसको इस रूप में मॉडिफाई करके लिखा है इसके गुणनखंड के रूप में, बस और कुछ नहीं। अब यहां देखो दोनों पदों में कितना कॉमन, x कॉमन, बचेगा क्या x माइनस 3। x माइनस 3 आपको इधर भी लाना है, तो कितना कॉमन प्लस 2 कॉमन। देखो यहां से अगर हम 2 निकाल लें प्लस का तो बचेगा x माइनस 2 तिया 6। कॉमन लेने का मतलब होता है नंबर में से डिवाइड करना, ऐसे नहीं कि आप घटा दो कि 2 में से 2 4 निकाल, ये 2 निकाल लिया तो 6 में से 2 गया 4 बचेगा, ऐसा नहीं है। ये 2 निकाला तो 2 का भाग होके यहां लिखा जाएगा, 2 का भाग 6। क्रॉस चेक कर लो ना आप, अगर इसमें गुणा करोगे ब्रैकेट में तो कितना आएगा 2x माइनस 2 तिया 6। तो वही हमने 2 बाहर निकाल के कॉमन लेके रख लिया। अब देखो इन दोनों पदों में x माइनस 3 वाला ब्रैकेट कॉमन है, बचेगा क्या, इधर x रह गया, इधर प्लस 2, x प्लस 2, ये हो गए गुणनखंड। बहुत ही इजी तरीके से आपको बता दिए हैं, आप एक बार और वीडियो को देख लें, इसको समझ में आ जाएगा रिवाइंड करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी होगा, ऐसा है ना, अब हमने वो हार्ड वाले कर लिए जो 2-2 नंबर में आते हैं, अब थोड़े इजी क्वेश्चन आएंगे, और 2018 के ले रहे हैं अभी हम, ईयर 2018 के 4th सेमेस्टर के। चलिए अगला हमारा देखिए क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सेक 30 अंश, क्वेश्चन नंबर 5, सेक 30 अंश माइनस 2 कॉट 45 अंश, और इसके साथ आपका दिया गया है माइनस 4y अंडर रूट 3, ठीक है, और उसके साथ आपका दिया गया है प्लस साइन 30, और आपका दिया गया है 2 cos 0 अंश। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो भाई सिंपल सा कुछ नहीं, इनके मान रखते चले जाओ। सेक 30 अंश कितना होता है भाई, cos 30 का उल्टा, cos 30 कितना होता है आपका अंडर रूट 3/2, इसका उल्टा कर दो तो 2y अंडर रूट 3 माइनस 2 इंटू कॉट 45 1 माइनस 4, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ था 4/√3, प्लस ये कितना होता है 1/2 होता है, प्लस 2 इंटू cos 0 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। तो हमारा यहां से क्या निकल के आ रहा है, अब देखो कुछ निकल के आ रहा है भाई, कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है, दिस वन देखो 2/√3 माइनस 2 माइनस आपका आ गया ये प्लस 1/2 प्लस 2, ठीक है। अब यहां से देखो तो ये और ये कैंसिल, यहां से अगर हम देख क्वेश्चन में कुछ गलत ले लिया क्या, हाँ थोड़ा सा भाई गलत ले लिया है। गलत ये है कि यहाँ गुणा है, यहाँ क्या है गुणा, समझो आप यहाँ गुणा है बस और कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे गुणा है। तो भाई जब गुणा है तो सिंपल सा देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे अगर गुणा है तो हम इसको काट सकते हैं 2, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, ये आपका बचेगा 2/√3 और प्लस 2, ठीक, देख लो एक बार, देखो इससे ये आया 2 गुणा 1 माइनस 4/√3 था, गुणा में साइन 30 था तो साइन 30 का मान 1/2 प्लस 2 गुणा में cos 0 था, cos 0 का मान 1,
तो यहाँ पे हमारा निकल के आ गया, देखिए हम इसको ऐसे लिखा, इसको 2 गुणा 1 2 हो गया, ये आपका इससे कट गया तो आपका बचा 2/√3 और ये आपका बचा +2, तो ये दोनों कट गए -2 +2 और ये वाली कट गई, ये भी प्लस माइनस में आ गया क्या 0, 0 आपका यहाँ आंसर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा 0। चलिए उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में आपको समझा देता हूं, एक शंकु, इसमें देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि एक शंकु ऐसे बना हुआ है। ठीक है, बना नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, कहा गया है कि शंकु की तिरछी ऊंचाई, भाई तिरछी ऊंचाई तो ये होती है ना, तिर्यक ऊंचाई इसको कहते हैं, कितनी दी गई है मैं आपको बता दूं, यहाँ पे तिरछी ऊंचाई दी गई है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, और आपको शंकु के आधार की त्रिज्या दी गई है ये r = 8 सेंटीमीटर, 8 है ना। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है, वक्र पृष्ठ आपको निकालना है। देखिए क्वेश्चन ये है कि किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है व उसकी त्रिज्या, आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। तो आप कैसे ज्ञात करोगे, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है πr/l, पाई मतलब 22/7, ठीक है, r आपकी होती है त्रिज्या और ये आपकी होती है तिरछी ऊंचाई। ठीक है, l क्या होती है, तिरछी ऊंचाई। तो यहां से क्या बचा आपका 7 × 21 और ये आपका हो गया 22 × 66, ऐसे कर लो 22 × 8 = 176, ठीक है, × 3, तो आपका क्या आ जाएगा 6 × 18 हासिल 1, 17 × 51 और 1 52, यानी 528 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि वक्र पृष्ठ आपका 2D होता है, 2 विमीय, ठीक है, 2 डायमेंशनल, तो आपका 528 यहाँ पे आंसर आ जाएगा वक्र पृष्ठ का। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, आखिरी क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बस ये कहा गया है कि इसको सरल कीजिए, क्या कीजिए, सरल कीजिए। तो चलिए करते हैं सरल। देखिए ये किसका चिन्ह लगा है, यहाँ पे वर्गमूल, ये चिन्ह के ऊपर 3 बना है, मतलब घनमूल निकालना है, और इसका घनमूल कितना होता है 7। यहाँ पे ये चिन्ह नहीं लगा, ये सिंपली वर्गमूल का, देखो ध्यान रखना, ऐसे लगा हो तो वर्गमूल का चिन्ह होता है, और ऐसे करके 3 लिख दिया तो घनमूल का चिन्ह होता है। तो ये घनमूल का चिन्ह है, यहाँ मतलब होगा 7 और यहाँ होगा आपका, इसका वर्गमूल होता है 24। ठीक है, ये आपको मैंने बताई भी थी भाई, 30 तक याद रखो, बताया था कहीं वर्गमूल, और ये 15 तक याद रख लो घनमूल, ये 30 तक, ये 15 तक, तो ये 7 का घनमूल होता है, ये इसका जो वर्गमूल आएगा, ठीक है, वो 24 आएगा, ये इसका घनमूल आएगा 7 और इसका वर्गमूल आएगा 24। क्लियर कर लो, इसका घनमूल आएगा 7 और इसका वर्गमूल आएगा 24, इन दोनों का गुणा करते हैं तो 7 × 4 = 28 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 यहाँ पे हमारा आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में भी हमने जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन करने थे कर लिए, अब अगली वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ फैला दो, शेयर कर दो यानी कि, और दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दो। ऐसे ही धीरे धीरे करके हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और सारा कुछ सीख लेंगे। ठीक है, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सजाने, यानी अभ्यास आपको करते रहना है। चलिए आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।